आईन पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 6, 7 और 8 की वजाहत। आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन गद्दारी। आर्टिकल 6 क्लॉज 2A An act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and a High Court। इसका मतलब ये है आर्टिकल 2A वो अमल जो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में गद्दारी के तौर पर बयान किया गया है, इसे किसी भी अदालत बाशमूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 6 क्लॉज 3 मजलिस शोरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। मजलिस शोरा पार्लियामेंट कानून के जरिए इन अफराद की सज़ा मुकर्रर करेगी जो गद्दारी के जुर्म में कसूरवार पाए जाएं। यह आर्टिकल ये वाज़िया करता है कि अगर कोई फ़र्द या इदारा आइन के खिलाफ बगावत करे तो ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट इसे जायज़ करार दे सकती है और ऐसे अफराद को सज़ा देने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। हाई ट्रीजन गद्दारी इसका मतलब है कोई शख्स रियासत या आइन के खिलाफ संगीन जुर्म करे, मसलन आइन को तोड़ना या गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार पर कब्जा करना। वैलिडेटेड जायज़ करार देना यानी किसी अदालत के जरिए इस गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी बनाना। सोचें एक तहसील लेवल की पुलिस है, अगर कोई पुलिस अफसर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे तो तहसील कोर्ट इसको गलत करार दे सकती है, लेकिन अगर ये मामला गद्दारी की सतह पर हो तो ये फैसला किसी छोटी अदालत या हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी नहीं होगा। ये फैसला सिर्फ रियासत की पार्लियामेंट ही करेगी। जैसे अगर किसी इलाके का वडेरा या MNA अपनी ताकत से कानून तोड़ने की कोशिश करे तो इसका फैसला छोटे लेवल पर नहीं बल्कि कौमी सतह पर होगा। आर्टिकल 7 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शोरा पार्लियामेंट, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। इस हिस्से में जब तक सियाको सबा कुछ और तकाजा ना करें, रियासत से मुराद है वफाकी हुकूमत, मजलिस शोरा पार्लियामेंट, सूबाई हुकूमत, सूबाई असम्बली और वो मकामी या दीगर हुकाम जो कानून के जरिए किसी किस्म का टैक्स या मौसूल लगाने के मजाज हों। सादा वजाहत इस आर्टिकल के मुताबिक रियासत सिर्फ वफाकी हुकूमत या पार्लियामेंट तक महदूद नहीं है बल्कि सूबाई हुकूमत, सूबाई असम्बली और वो तमाम इदारे भी रियासत का हिस्सा हैं जिन्हें टैक्स या मौसूल लगाने का कानूनी हक दिया गया है। पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा करने के सबसे बड़े इदारे का नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के मातहत काम करता है। ये इदारा मुख्तलिफ किस्म के टैक्स वसूल करता है, जैसा कि इनकम टैक्स, आमदनी पर टैक्स, सेल्स टैक्स, चीज़ों और सर्विसेज की खरीद और फरोख्त पर टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कुछ खास अशिया जैसे सिगरेट, मशरूबात वगैरह पर टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी, बाहर से मुल्क में आने वाली अशिया पर टैक्स। इसके अलावा सूबों के अपने इदारे भी हैं, जैसे पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA, सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड SRB, खैबर पख्तूनख्वा में KPRA और बलूचिस्तान में BRA जो ज़्यादातर सर्विसेज पर सेल्स टैक्स इकट्ठा करते हैं। इस तरह पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम दो सतहों पर चलता है, एक वफाकी सतह पर FBR और दूसरा सूबाई सतह पर यह रेवेन्यू अथॉरिटीज़। फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत मुल्क की मरकजी हुकूमत जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। टैक्स और सेस, टैक्स या मौसूल अवाम से लिया जाने वाला पैसा जो तरक्याती कामों या रियासती अखराजात पर लगाया जाता है। जैसे तहसीली सतह पर पुलिस अवाम पर जुर्माना लगा सकती है या तहसील म्यूनसिपल कमेटी किसी दुकान से फीस वसूल कर सकती है, ये सब रियासत के हिस्से में आता है। इस तरह तहसील कोर्ट के जज के फैसले भी रियासती निज़ाम का हिस्सा हैं और अगर कोई वडेरा या MNA अपने इलाके में टैक्स या फीस के मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश करे तब भी ये रियासत के दायरे में शुमार होगा। पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 8 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड, बुनियादी हकूक के खिलाफ कवानीन कालादम होंगे। आर्टिकल 8 क्लॉज 1 any law or any custom or usage having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void। कोई भी कानून या कोई ऐसा रिवाज या इस्तेमाल जिसे कानून की हैसियत हासिल हो, अगर वो इस बाब में दिए गए हकूक से मुतसादम हो तो इस हद तक कालादम होगा। इस शिक का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून बनाया गया हो या कोई पुराना रिवाज या तरीकाकार राइज हो जिसे कानूनी हैसियत हासिल हो लेकिन वो अवाम को दिए गए बुनियादी हकूक के खिलाफ हो, तो वो कानून या रिवाज अपनी इस हद तक ख़त्म समझा जाएगा जहाँ वो बुनियादी हकूक से टकरा रहा हो। यानी आइन के दिए गए बुनियादी हकूक सबसे ऊपर हैं और इनके खिलाफ कोई भी कानून या रिवायत टिक नहीं सकती। इस चीज़ की एक वाज़ह मिसाल जनरल ज़िया-उल हक के दौर में सामने आई जब हुकूमत ने सियासी कारकुनों की तकरीर और इज्तिमा पर पाबंदियाँ लगाईं। ये कवानीन बुनियादी हक, आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी इज्तिमा से मुतसादम थे, जिस पर अदालतों ने करार दिया कि ऐसे कवानीन आइन के आर्टिकल 8 के तहत कालादम है, क्योंकि कोई भी कानून बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह एक और मौके पर अदालत ने फैसला दिया कि अगर कोई रिवाज या रिवायत औरतों को जायदाद के हक से महरूम करती है तो ये भी कालादम होगी, क्योंकि ये आइन के दिए गए हक मलकियत से मुतसादम है। इन मिसालों से साफ जाहिर होता है कि आइन के बुनियादी हकूक सबसे बाला हैं और इनके खिलाफ कोई भी कानून या रिवायत बरकरार नहीं रह सकती। आर्टिकल 8 क्लॉज 2
the state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of such contravention, be void. रियासत ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो इन दिए गए हकूक़ को ख़त्म करे या महदूद करे, और अगर कोई कानून इस चीज़ के खिलाफ बनाया गया तो वो अपनी खिलाफ वर्जी की हद तक कालादम होगा। मतलब पाकिस्तान की रियासत को ये पाबंदी है कि वो ऐसा कोई नया कानून नहीं बना सकती जो आवाम को दिए गए बुनियादी हकूक़ को छीन ले या इनमें कमी करे। अगर कभी कोई हुकूमत ऐसा कानून बनाने की कोशिश भी करे जो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, तो वो कानून खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा, यानी सिर्फ इसी हिस्से तक कालादम समझा जाएगा जहां वो बुनियादी हकूक़ से टकरा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास कर दे कि अवाम को अदालत जाने का हक़ नहीं होगा, तो यह कानून फ़ौरन कलअदम हो जाएगा, क्योंकि आइन ने हर शहरी को अदलिया से इंसाफ लेने का हक़ दिया है। इसी तरह अगर सूबाई हुकूमत कोई ऐसा कानून बना दे कि किसी मखसूस कौम या बिरादरी को तालीम हासिल करने का हक़ नहीं होगा, तो ये भी बरकरार नहीं रह सकेगा। इससे वाज़ेह होता है कि आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ सबसे ऊपर हैं और रियासत भी इनमें तब्दीली या कमी नहीं कर सकती। आर्टिकल 8 क्लॉज 3, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू, इस आर्टिकल की दफात इन पर लागू नहीं होंगी। आर्टिकल 8 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज और ऑफ द पुलिस और ऑफ सच अदर फोर्सेज एज आर चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them, और ऐसा कानून जो मुसल्लह अफवाज, पुलिस या दीगर फोर्सेस के अरकान से मुतल्लिक हो जिन पर अवामी नज़्म व ज़ब्त कायम रखने की जिम्मेदारी है, ताकि वो अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम दे सकें या इनमें डिसिप्लिन कायम रहे। मतलब ये है कि बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ हर जगह लाजमी नहीं है, बल्कि कुछ इदारों के लिए खसूसी कवानीन बनाए जा सकते हैं, जैसे फ़ौज, पुलिस या दीगर फोर्सेज जो अवामी अमन कायम रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इनके लिए अलग कवानीन बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अदा करें और इदारे के अंदर सख्त डिसिप्लिन कायम रहे। मिसाल के तौर पर फ़ौज में हुक्म अदूली बर्दाश्त नहीं की जाती, और पुलिस में भी अगर कोई एहलकार ड्यूटी पर गफलत करे तो इसके लिए सख्त सज़ाएँ रखी गई हैं। ये भी सब इकदामात इसलिए हैं कि ये इदारे अवाम की हिफाजत और अमन कायम रखने में कमज़ोरी ना दिखाएं। अगर तहसील लेवल पर पुलिस का एक सिपाही किसी वडेरे के दबाव में आकर मुजरिम को छोड़ देता है, तो पुलिस कवानीन के मुताबिक इस एहलकार को सज़ा दी जाएगी, चाहे वो आम शहरियों जैसे बुनियादी हकूक़ का दावा करे। इसी तरह तहसील कचहरी में अगर कोई वकील या जज फ़ौजी अदालत के डिसिप्लिन पर एतराज़ करे, तो इस पर यह शिक लागू होगी कि फ़ौज या पुलिस का अपना अलग डिसिप्लिन आइन के मुताबिक कायम रह सकता है। इससे जाहिर होता है कि अवामी अमन कायम रखने वाले इदारों को डिसिप्लिन में रखने के लिए खसूसी कवानीन जायज़ हैं। आर्टिकल 8 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी आइटम 1, लॉ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसिंग डे और एज अमेंडेड बाय एनी ऑफ द लॉ स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल। वो कवानीन जो फर्स्ट शेड्यूल में दर्ज हैं और जो आगाज़ के दिन से पहले नाफिज थे या जिनमें इन कवानीन के मुताबिक तरमीम की गई। मतलब यह है कि आइन ने पहले शेड्यूल में शामिल इन कवानीन को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जो पहले से नाफिज थे या बाद में इन्हीं कवानीन के मुताबिक तरमीम किए गए। पहले शेड्यूल दरअसल पाकिस्तान पीनल कोड की एक फहरिस्त है जिसमें वाज़ह लिखा है कि कौन सा जुर्म काबिल ज़मानत है या नहीं, पुलिस बराह रास्त कार्रवाई कर सकती है या नहीं, और इस जुर्म की सज़ा कितनी होगी। ये फहरिस्त पुलिस, वकील और जज के लिए गाइड बुक का काम करती है, लेकिन शर्त यह है कि यह कवानीन आइन के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ ना हो। अगर कोई पुराना कानून या सज़ा अवाम के बुनियादी हकूक़ से टकरा रही हो तो वो अपनी इस हद तक कालादम होगी। मज़ीद ये कि यहाँ से आगे आइन में अवाम के बुनियादी हकूक़ के तफसील आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक बयान की गई है, ताकि हर शहरी को ये पता चल सके कि इसके आइनी हकूक़ कौन से हैं और कोई कानून इनके ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता। मिसाल जैसे पहले कोई सियासी जराइम या तौहीन अदालत के मुकदमात में मुल्ज़िमान को सख्त सज़ाएँ दी जाती थी जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम थी, लेकिन आइन के बाद अगर ऐसे कवानीन शेड्यूल में शामिल रहें और इन पर अमल किया जाए तो ये अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले शेड्यूल को आइन के मुताबिक डाला जाए ताकि अवाम को गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों और नाइंसाफ़ी का सामना ना करना पड़े। वॉइड कलअदम इसका मतलब है कि वो कानून गैर मौसर और ख़त्म हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हकूक़ वो लाजमी हकूक़ जो हर शहरी को आइन देता है, जैसे आज़ादी, इज़हार, इंसाफ, तालीम का हक़ वगैरह। सोचें अगर तहसील लेवल पर कोई पुलिस एहलकार ये कह दे कि शहरी को अपनी राय देने का हक़ नहीं है, तो ये कानून बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ होगा और ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तहसील कोर्ट का जज अगर ऐसा फैसला दे जिससे अवाम के बुनियादी हकूक़ मुतासिर हों, तो वो फैसला कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर पुलिस पर सख्त डिसिप्लिन लगाया जाए कि वो वक्त पर ड्यूटी दे और अवामी अमन कायम रखे, तो ये इनके लिए जायज़ कानून होगा। और अगर कोई वडेरा या एमएन ने अपनी ताकत से अवाम के बुनियादी हकूक़ छीनने की कोशिश करे तो आइन इसको भी कालादम करार देगा। नाज़रीन, ये थी आइन पाकिस्तान 1973 की शिक्कें नंबर 6, 7 और 8। इन आर्टिकल्स का मकसद है कि अवाम के बुनियादी हकूक़ महफूज रहें, रियासत अपनी असल तारीफ़ के मुताबिक काम करे और कोई भी फ़र्द या इदारा गद्दारी जैसे जुर्म में मुलव्वस हो तो इसे छूट ना मिले।